आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस बुक का। ये बुक है भारत का इतिहास, 12th क्लास की है, हिस्ट्री की। ये बुक बहुत कुछ सिखाती है, कई मायनों से, कई तरीक़ों से बेहतरीन बुक है ये, क्योंकि इसमें इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी समझ विकसित कर सकती है। चाहे आप 12th क्लास में हो या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप जैसे राजस्थान का सीईटी देना चाहते हो, या राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हो, या कॉलेज लेवल के, तो उसके बारे में उसको समझ विकसित करने के लिए भारत की सभ्यता के संबंध में जो चरण चले हैं, कालखंड चले हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री को ले लो तुम, उस हिसाब से तो ये बेहतरीन किताब है, जिसमें इसमें 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर ये देखिए आप, भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। इसमें ऐतिहासिक स्रोत हैं और इसमें भी दो खंड है, जैसे एक ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा उपलब्धियाँ। इसमें सिविलाइजेशन आ जाती है, जो भी सभ्यता है, इंडस सभ्यता वगैरह उसमें आ जाता है। उस इंडस सिविलाइजेशन का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। लेकिन इसमें ये 2 ऐतिहासिक स्रोत हैं, इसमें सब किताबों के बारे में, यानी कि मौर्य पीरियड का ऐतिहासिक स्रोत, धर्मों का, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक स्रोत, गुप्त काल का, उसके बाद कुषाण पीरियड का, शुंग काल का, ये सब इसमें ऐतिहासिक स्रोत आ जाते हैं। अब दूसरा है, ये है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग। इसमें मौर्य काल आ जाता है, जिसमें मौर्य काल से संबंधित सब प्रोविज़न है, जैसे उसकी स्थापना कब हुई, उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, उसका प्रशासन क्या था। फिर अशोक के धम्म आ जाता है, फिर बहुत बड़ा एक एम्पायर है। उसके बाद गुप्त काल आ जाता है, गुप्त काल की स्थिति आ जाती है, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य, विज्ञान। फिर हर्ष काल, जो तीनों बड़े हैं, जो ये तीनों एंशिएंट इंडिया को पॉलिटिकलाइज मतलब एकीकरण करते हैं, मतलब राजनीतिक एकीकरण करते हैं। भारत टुकड़ों में बटा हुआ होता है, तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल आ जाता है, जो चोल एक बहुत बड़ा एम्पायर रहा है वहाँ का। फिर विजयनगर साम्राज्य आ जाता है, जो अंतिम हिंदू साम्राज्य होता है। उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं। फिर ये बाह्य आक्रमण है, ये बाह्य आक्रमण है एंशिएंट इंडिया के। ये इसमें यूनानी, शक, हूण, कुषाणी, इनका प्रभाव और उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का, इस संबंधी ये 3 चैप्टर एंशिएंट इंडिया की जो रिच हिस्ट्री है उसको बताते हैं, इंट्रो करा देते हैं। उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं। मुगल्स में भी अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, फिर मुग़ल आक्रमण। फिर उसके बाद है ये उपनिवेशिक आक्रमण, जिसमें उपनिवेशिक आक्रमण के दिन उनकी भूमिका वगैरह, ये भारत में उपनिवेशिक आक्रमण कब हुआ, कौन कौन से देश आए उपनिवेशिक आक्रमक कौन कौन से हुए, यूरोप से कौन कौन से देश आए कंपनियों के रूप में, उसके बारे में बताया गया है इसमें। फिर 1857 की क्रांति, इस समय ब्रिटिशर्स पावरफुल हो जाते हैं, उसके प्रतिरोध में ये 1857 की क्रांति होती है, उसके बारे में। फिर आधुनिक आंदोलन हो जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन है मॉडर्न इंडिया को सिर्फ इंट्रो कराने की, मतलब समझने के लिए कि मॉडर्न इंडिया में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, जैसे सत्यबोधक समाज, प्रार्थना सभा, इन सब के बारे में, स्वामी विवेकानंद हो गए, उनके सब बारे में, इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। ये हो रहा है, ये 17वीं शताब्दी में हो रहा है। और ये फिर क्रांतिकारी आंदोलन है। ये क्रांतिकारी आंदोलन में भी 2 तरीके से बटी हुई हैं। एक जनजाति प्रतिरोध, जिसमें जनजातियाँ कर रही हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं ब्रिटिशर्स की। और उसके बाद ये अभिनव भारत सभा और हिंदुस्तान, ये सब जो ये सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, ये सब हैं, वो सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं। लेकिन ये जनजातियाँ कर रही हैं, ये 1857 की क्रांति से पहले ही अकेली खुद लड़ रही है अपने स्थानीय स्तर पर। उनको राजनीतिक
चेतना का अभाव है, क्योंकि वो मिली नहीं है किसी बाहरी समाज से, तो इसलिए वो अपने स्थानीय स्तर पर इनका प्रोटेस्ट कर रही है। इसके बाद ये राजनीतिक मूवमेंट है, जिसमें 1800 इसको भी 3 भागों में बांट रखा है। 1857 से 1907, फिर 1907 से 1919 तक, फिर 1920 से 1947 तक। यहाँ तक इस वाले पूरे आंदोलन को गांधी हैंडल करते हैं। इस वाले आंदोलन में ये जो बीच वाला आंदोलन होता है, इसमें जिन्ना की पार्टी और उदारवादी आंदोलनकारी दोनों मिलकर साथ लड़ते हैं, क्योंकि 1907 हाँ, इस प्रकार से फिर उसके बाद ये राजस्थान की चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन बुक है, एक इंट्रो करवाने के लिए। उसके बाद की नई बुक पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, किसी राइटर की लाके, पर पहले ये बुक पढ़ लेना उचित रहता है।